हेलो। सभी को नमस्कार। मैं के शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज नया टॉपिक चलेगा। टॉपिक का नाम ज्यामिति है, ज्योमेट्री। और ज्यामिति एडवांस मैथ में बहुत ही शानदार टॉपिक है। गजब का टॉपिक है, इसमें कोई शक शंका नहीं है कहने में। और लंबा टॉपिक भी है, ध्यान रखें। तो कुछ नियम कायदे कानून मैं बता देता हूँ टॉपिक, क्योंकि आज मैं पहला दिन है और स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। तो कुछ नियम कायदे कानून क्या हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इस टॉपिक में, मतलब ज्यामिति में, आप किसी के सामने झुके नहीं, या फिर बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि ज्यामिति का ऐसा कोई क्वेश्चन जो कभी ज़िंदगी हमसे कोई छूटे नहीं, चाहे वो छोटा हो चाहे तगड़ा तगड़ा से तगड़ा हो, चाहे, है ना। तो आप पूरी क्लास लें। आप 3-4 क्लास, शुरुआत की जो क्लास होती है, उनको बिल्कुल जोश और जुनून के साथ ले लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब चैप्टर आगे की और रफ्तार पकड़ता है, तो आप बिल्कुल स्किप कर देते हैं बीच में। तो स्किप ना करें, तो पूरा चैप्टर पढ़ें। और जब पूरा चैप्टर पढ़ लें, और फिर डिसाइड करें कि हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले तो आपके पास जो बुकलेट है उसके सारे क्वेश्चंस आपको होने चाहिए। और जब ये सारे क्वेश्चंस जब हो जाएं, तो फिर एक बार पुनः रिवाइज करें। एक बार पुनः रिवाइज करें। रिवाइज ज़रूरी है। रिवाइज जब कर लें, उसके बाद फिर किसी अन्य बुक के जो क्वेश्चंस हैं ज्यामिति के, उनको करें आप। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सभी विद्यार्थी चाय पी लेंगे, 90 डिग्री एंगल पे बैठेंगे कुर्सी पे, और पेन हाथ में लेंगे, कॉपी हाथ में लेंगे। आपकी आदतें खराब हो चुकी हैं, क्योंकि आप रोज करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, जीके जीएस की क्लास लेते हैं। तो उन्हीं के हिसाब से आप मैथ को पढ़ते हैं। मैं बता दूं आपको कि मैथ एक अलग सब्जेक्ट है। जीके जीएस तो आप रजाई में माथा दे करके, पढ़े पढ़े आड़े पढ़ करके पढ़ सकते हैं। सामने वाला मेहनत करता रहता है, तुम ऐसे देखते जाओ। बट ये गणित है, जब तक आपके हाथ हिलेंगे नहीं, जब तक ये समझ में नहीं आएगा जाना खाना। कई विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ, कई जगह पढ़ते रहते हैं ऑनलाइन। तो मैं देखता रहता हूँ कि वो किसी टीचर की वीडियो देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। वो ये, मतलब एक तरीके से, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पॉलिटी साइंस में, पॉलिटी में, कि राष्ट्रपति का जब चुनाव लड़ा जाता है, एक प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट्स का, तो उसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रमोदक, कुछ ऐसे कुछ शब्द देखने को मिला होगा आपको। 50 यानी कि, इसका मतलब मैं बता दूं डिटेल में आपको थोड़ा सा। 50 तो सांसद उनके वो होने चाहिए कि भाई हाँ ये चुनाव लड़ रहा है, मतलब कम से कम 100 सांसद ऐसे हों कि, 50 ही होते हैं ना टेक्निकल टीम, शायद 50 होते हैं। 100 मुझे इतना पॉलिटी आती भी नहीं है, मतलब बताया 50 ही होता है शायद। तो वो अनुमोदक है, वो ये कहते हैं हाँ भाई ये चुनाव लड़ रहा है भाई, ठीक है ना। वो कहते हैं हाँ भाई हाँ सही है, एक तरीके से समर्थन देना। वैसे ही बच्चे जो जो वीडियो देखते रहते हैं गणित की, तो वो मैं कहूँगा 2+2 × 2 ऐसे करके बताऊंगा ना, तो वो बस बैठे बैठे समर्थन करते रहेंगे, हाँ होता है। अरे मैं तो कर रहा हूँ, मेरा समर्थन ना करें आप खुद करें, अपने हाथों से करके देखें। आप गलती करेंगे, 2 × 2 8 कर देंगे कई बार। तो इसलिए मतलब इस कहानी से मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप खुद करें, जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाएं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और ऑनलाइन की और ऑफलाइन में सबसे खास बात ये है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों को परेशान करती है। जैसे कि मैं अभी शायद 1-2 मिनट में बोल लिया, 1-2 मिनट की क्लास हो गई है स्टार्ट। तो कई बच्चों को क्या समाई नहीं रहती। अब उनके, क्योंकि उनके हाथ में रहता है सारा सिस्टम। अब ऑफलाइन में तो क्या कोई बच्चा मेरे से कह नहीं सकता है गुरुजी चलो चलो आगे पढ़ाओ। अब ऑनलाइन में तो क्या, वो पकड़ के वीडियो को तुरंत आगे ले आएगा। अब बक बक बंद कर, करम ठोक, पढ़ा। क्योंकि वो बच्चा इतना समझदार ज़्यादा हो जाता है कि उसको टाइम की अहमियत था, बोले ये फालतू बात कर रहा है, हमको तो पढ़ाओ। और वो जब आगे बढ़ाता है इसी चीज़ को, फिर वो जब मैं कोई चीज़ में पढ़ाता रहता हूँ या कोई चीज़ बताता हूँ, तो वो फर्स्ट वीडियो को बिल्कुल आगे खिसका देता है। जो कोई मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो आगे निकल जाती है, फिर पीछे रह जाती है। तो आराम से पढ़िए, धैर्य बना करके पढ़िए।
और ये गणित है, ये जी के नहीं कि तुमने वीडियो को आगे खिसका दी फिर वहां से भी समझ में आने लग जाएगी, पार्टा साफ हो जाएगा बिल्कुल। और खास तौर से मेरी क्लास ले रहे हैं, थोड़ी सी 1 मिनट की भी अगर निकल गई तो फिर आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो श्री गणेश जी का नाम लेकर के, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि, स्टार्ट करते हैं ज्यामिति। ठीक है, देखो भाई, ज्यामिति में क्या है, सभी बच्चे बिल्कुल चाय वाय पी करके बिल्कुल ढंग से, और जब भी आप ये समझें कि आप बोर महसूस हो रहे हैं या फिर ऊपर से जा रहा है, तो वीडियो को पॉज कर दे, रोक दे, आप बाहर चल जाएं, इधर उधर देख दाख करके, हरियाली वगैरह कुछ जो भी आपकी सिस्टम है, वापस फिर आ जाएं, चाय वाय पी लें, पानी पी करके फिर पुनः बैठें। ऐसे 50-50 मिनट या फिर 1-1 घंटे पढ़ करके फिर आगे घूमें, फिर वापस बैठे, ऐसे पढ़ा करो। आप 3-4 घंटे लगातार पढ़ेंगे एक साथ तो फिर खोपड़ी में घुसेगी नहीं। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे समझदार हैं। ठीक है, अब देखो, देखो ज्यामिति में क्या है मामला, एक तो ये चैप्टर ही ऐसा है कि इससे बच्चे कई तो पहले इस चैप्टर की कभी किसी ने ABCD नहीं पढ़ी, और जब किसी ने पढ़ी नहीं तो वो, कई बच्चों को मैं देखता हूँ वो ये कह देता है कि वो तो यार मेरे को आता ही नहीं, समझ में नहीं आता। अरे भैया आपने कभी पढ़ा है क्या? बोला नहीं। किसी चीज़ को आपने पढ़ा नहीं है, या फिर आपने क्या पता किसी ऐसे टीचर से पढ़ ली जिसने आपके मन में बह बैठा दिया। ऐसे मत कहा करो, आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले पढ़िए फिर देखिए कि समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले देखो, मेरा नियम क्या है कि मैं दुनिया से विपरीत चलता हूँ कि सारे ब्रह्मांड में जो ज्यामिति जो टीचर पढ़ाते हैं वो स्टार्ट करते हैं ज्यामिति को बिंदु से। ये कहेंगे किताबें भी बिंदु, बोले बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं। अरे भाई ये कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट एक ऐसी चीज से कर रहा हूँ जिससे बच्चे डरते हैं, या फिर अ, मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। तो बिंदु के बारे में तो ये कहा जाता है कि जिसका किसी कोई आकार नहीं हो, आकृति नहीं हो, वो बिंदु कहलाती है, बिंदु की परिभाषा है। जैसे कि मैं कहूँ ये बिंदु है, अब आप कहेंगे सर ये, मैंने कहा ये बिंदु है, अब आपने कहा सर बिंदु कहाँ है, मैंने कहा ये रहा ना। तुम कहोगे मास्टर की सटक गई, बहक गई, बहकी बहकी बातें कर रहा है, बोले बिंदु कहाँ दिख रहा है बिंदु। बस इसी कारण कि आपको दिखे, आपको मैं समझा सकूं, इसलिए उसे मुझे बनाना पड़ता है बिंदु को कि ये बिंदु है। हालांकि बिंदु की परिभाषा क्या है, जिसकी कोई आकार आकृति नहीं हो वो बिंदु होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे, क्योंकि बिंदु बताना है कि भाई ये बिंदु है, तो इसलिए मुझे बनाना पड़ता है। समझ में आ गई। और एक बिंदु ये है, इसी के बगल में अगर मैं दूसरा बिंदु लगा दूं, इसी के बगल में तीसरा बिंदु लगा दूं, इसी के बगल में चौथा बिंदु लगा दूं, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे बहुत सारे बिंदु अगर मैं लगा दूं, तो आप देख रहे होंगे कि ये बिंदुओं को मिल करके ये क्या बन गई, रेखा बन गई। सर क्या बन गई, रेखा। तो इससे एक बहुत ही गजब का प्रश्न ये बनता है कि एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लाइन खींच दी, अब इस लाइन पर आप ये कह के मुझे बताओ कि कितने बिंदु हैं, तो कहेंगे सर ये तो पता ही नहीं कितने हैं। तो पता ही नहीं, तो बस यही बात है, अनंत, बहुत सारे बिंदु हैं, एक रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, चलो छोड़ो, ये मेरा टॉपिक नहीं है। टॉपिक क्या है वो समझिए। सबसे पहले मैं आज आपको पढ़ाऊंगा केंद्र के बारे में। किसके बारे में, केंद्र के बारे में। ध्यान रखना, केंद्र के बारे में पढ़ाऊंगा, और केंद्र के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा दूसरा टॉपिक, वो भी बहुत ही शानदार टॉपिक है, जो फॉर्मूले बेस पे, ये फॉर्मूले बेस पे पढ़ाते हैं कई लोग। और ये जो दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है बहुभुज, पॉलीगॉन। इस बहुभुज में समबहुभुज आएगा, मतलब इसी का सब पार्ट है समबहुभुज। ज्यामिति के फेवरेट टॉपिक है दोनों, यानी कि ज्यामिति में से अगर कोई प्रश्न आता है तो लगभग 60% चांस ये रहते हैं, 60 या 70% चांस ये रहता है कि एग्जामिनर कोशिश करेगा कि इनसे प्रश्न बने। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे जा करके फिर हम पहली चीज़ तो केंद्र पढ़ेंगे, 2-3 क्लास में तो केंद्र होगा कम से कम।
फिर उसके बाद मैं बहुभुज पढ़ाऊंगा तो कम से कम 2-3 क्लास ही बहुभुज ले लेगा। और उसके बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा वृत्त, सर्किल। सर्किल की बहुत सारी थ्योरम पढ़ाऊंगा, स्पष्ट रेखाएं पढ़ाऊंगा। हाँ, बहुत सारी चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा किसमें, व्रत के बारे। पहले मैं भूमिका बता रहा हूँ कि हम फिल्म के स्टाइल में, कि ट्रेलर ये है, आगे ये होने वाला है, ठीक है। और फिर व्रत के बाद फिर मैं आऊँगा त्रिभुजों पे। तो सबसे पहले मैं वृत्त ही समकोण त्रिभुज उठाऊंगा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बहुत सारी, ठीक है। बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, फिर आगे धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हेडिंग डाल लेंगे, क्या, केंद्र। केंद्र, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। केंद्र, जैसे ही केंद्र शब्द आता है, साथ के साथ एक दूसरा शब्द और देखने को मिलता है जिसका नाम है केंद्रक। एक तो शब्द है केंद्र, एक शब्द है क्या, केंद्रक। स्टूडेंट, दोनों को एक ही समझ बैठता है, बट दोनों एक है नहीं। तो आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल एक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है उसमें क्या नहीं है। ऐसी बात नहीं है। केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। जैसे कि आपसे मैं कहूँ कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पे आया, एग्जाम सेंटर कहाँ पे आया। और कभी भी आपने ये नहीं कहा होगा, जैसे कि इंग्लिश में मैं ये कहूँ केंद्र को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में आई पहले आएगा, ओ ये थोड़ा देख लेना, इंग्लिश मेरी तगड़ी है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड मतलब केंद्र को सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो हम कभी भी परीक्षा सेंटर के बारे में ये नहीं कहते कि हम, मेरा परीक्षा सेंट्रॉइड कहाँ आया, सेंटर के बारे में कहते हैं। तो केंद्रक अलग चीज है, केंद्रक अलग चीज है। केंद्रक सेंट्रॉइड कहलाता है और केंद्र सेंटर कहलाता है। अब थोड़ा समझना, ज्यामिति में जो केंद्र पढ़ते हैं वो केंद्र आपके 4 प्रकार के केंद्र पढ़ते हैं। पहला, एक तो है केंद्रक, यानी कि आप समझ गए होंगे कि केंद्रक जो है वो केंद्र का ही एक प्रकार है। दूसरा, क्या सभी का ध्यान इधर ही है। दूसरा, परिकेंद्र। तीसरा, अंतकेंद्र। और लास्ट, लंब केंद्र। तो समझ में आ गया आपके कि केंद्र कितने प्रकार के। एक बार बैठे जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप रिपीट करो, मन ही मन में बोलो, बताओ केंद्र कितने प्रकार के बेटा, 4 प्रकार के। बोलते रहो, मन ही मन में बोलो। पहला केंद्रक, दूसरा परिकेंद्र, तीसरा अंतकेंद्र, और चौथा लंब केंद्र। बोलने से याद होता है, बोलने से क्या होता है, याद। तो बोला करो, मंगलम भगवान विष्णु, मैंने मंत्र बोला शुरुआत में, तो क्यों बोलने से कभी मैंने लिख लिख के याद नहीं किया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अब ये जो मंत्र है, ये कभी भी मैंने लिख लिख के याद नहीं किया ना, आपने किया होगा, आपको भी आता होगा ये। रिपीट, तो कभी भी पढ़ो, पेन चलता रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, जिससे 5 ज्ञानेंद्रिय काम करती है। ओके। तो पहला क्या है बताओ, केंद्रक, फिर परिकेंद्र, फिर अंतकेंद्र, और फिर लंब केंद्र। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को। कभी परीक्षा ये नहीं पूछेगा कि केंद्र कितने प्रकार के, बट ये याद होना चाहिए कि केंद्र कितने हैं, ठीक है। पहला देखेंगे, हेडिंग डालेंगे पहला। पहला है आपका केंद्रक। केंद्रक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो खैर है लेकिन इतना ज़्यादा डीपली है नहीं, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते भी हैं। लेकिन इसके बाद जो आएंगे ना वो लाजवाब है, यानी कि ज्यामिति की रीढ़ की हड्डी, मस्त मजा आ जाएगा आज, ठीक है। जैसे केंद्रक है, केंद्रक किसे कहते हैं सर, ये त्रिभुज है। क्या है ये, त्रिभुज। 3 भुजा 3 कोण त्रिभुज कहलाएगा। अच्छा एक चीज मैं आपको लेके चलूंगा यहाँ पे, कि त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं, देखो 1 2 3,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। फिक्स है, ये रट लो थोड़ी देर के लिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, तो इसलिए मैं सारी चीज बता करके फिर पढ़ा रहा हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 ही क्यों होता है? 360 क्यों नहीं? 270 क्यों नहीं? 100 क्यों नहीं? इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि इसी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुभुज। तो बहुभुज जब हम पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है। ठीक है, फिलहाल आप याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब समझिए, केंद्रक है, ये त्रिभुज है। एक शब्द आपने सुना होगा जिसका नाम है माध्यिका। क्या नाम है बेटा? माध्यिका। एक शब्द आपने नाम सुना होगा, क्या? माध्यिका। और इस माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं क्या? मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। माध्यिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडियन। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है कई बार परीक्षाओं में। कई बार थ्योरी बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं, जैसे रीट वगैरह होती है, कई एग्जाम बच्चे रीट की परीक्षा देते हैं तो उसमें थ्योरी बेस्ड के क्वेश्चन ही बहुत आते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट माध्यिका की परिभाषा पूछ ली जाती है, व्हाट इज दिस मीडियन। माध्यिका की परिभाषा सुनो, देखो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के कितने माथे हैं? माथे मतलब शीर्ष। सर एक तो ये रहा शीर्ष, एक शीर्ष ये रहा, दो, और एक शीर्ष ये रहा, तीन शीर्ष हैं सर इसके। मैंने क्या कहा? शीर्ष से सामने वाली भुजा। अब ये शीर्ष है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है सर? ये है क्या? नहीं। अब मैं कहूँ ये है क्या, तो फिर आप जहां पढ़ रहे हो वहां मन ही मन में नहीं ऐसे बोला करो। इससे कॉम्बिनेशन बढ़ता है, ऐसा लगता है कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और मजा आता है, पूरी 100% घुसती है खोपड़ी में। शीर्ष से सामने वाली भुजा ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। ये है ना? तो शीर्ष से सामने वाली भुजा ये है। अब सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु निकालना है मुझे। शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु। अब एक ज्यामिति में एक फैक्ट रट लो अभी से। ज्यामिति में अंदाजा बहुत चलेगा, हाथ की सफाई से आंसर आएंगे। आप चित्र कैसा बनाते हैं, अपने आप चित्र उगलने लगेगा कि आंसर ये है। तो इसलिए हाथ की सफाई अच्छी रखें, ज्यामिति में ध्यान रखना। और एक अंदाजा, जैसे कहा कि मैंने मध्य बिंदु, अब मैं कहूँ कि मध्य बिंदु लगाओ आप। अब आप लगा रहे हैं मध्य बिंदु यहाँ है। अब आंधा आदमी टटोले के भी बता देगा कि मध्य बिंदु यार थोड़ा सा इधर क्यों लगा रहे हो, थोड़ा बीच में लगाओ, है ना? तो मध्य बिंदु लगभग यहाँ हो जाए, ये मध्य बिंदु मान लो। समझ में आ गया? तो ये अंदाजा है। अब मैं कहूँ मध्य बिंदु तुम लगा रहे हो यहाँ, यहाँ लगा रहे हो इधर, तो वो गलत बात हो जाएगी। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु ये रहा को मिलाने वाली जो ये रेखा है, ये वाली। शीर्ष से, वापस से बोल रहा हूं मैं, क्या बोला मैंने? शीर्ष से सामने वाली भुजा ये है, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है बेटा? माध्यिका कहलाती है। क्या गजब परिभाषा है, बस खत्म है। मैंने कहा माध्यिका है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। तो सर मैंने ये कहा, तो सर शीर्ष तो ये भी है। मैंने कहा मना कब किया भाई, कब नहीं है? मैंने तो पहले ही बता दिया शीर्ष है। और इस शीर्ष से सामने वाली भुजा तो ये है, और इस सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु कौन सा? ये है। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये भी तो माध्यिका है, बिल्कुल माध्यिका है। फिर मैंने कहा ये रहा शीर्ष, और सामने वाली भुजा ये, इसका मध्य बिंदु ये है, और शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? माध्यिका। ये भी माध्यिका है। तो 3 माध्यिका हो गई। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, अगर हाथ की सफाई अगर आपकी अच्छी है तो आप ये नोट कर रहे होंगे। क्या नोट कर रहे होंगे बेटा? कि ये तीनों माध्यिका एक बिंदु से होकर के गुजर रही है, ये वाली तीनों माध्यिका जो है एक बिंदु से होकर के गुजर रही है, और इस बिंदु को कहा जाता है क्या? ये बिंदु से होकर के जा रही है, सॉरी, इस बिंदु का ये दिख रहा है क्या कलर? वहां पे देखिए, उधर, चलो कोई बात नहीं। ये जो बिंदु है, ये बिंदु कहलाता है आपका क्या? केंद्रक।
क्या कहलाता है? केंद्रक। तो आपके सामने दो परिभाषा यहाँ गई है। पहली परिभाषा तो माध्यिका की। माध्यिका की परिभाषा क्या आई सर? शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका। दूसरी परिभाषा अगर केंद्र की भी आ चुकी है तो केंद्र की परिभाषा क्या कहलाएगी कि सर माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु है वही केंद्रक है। अब कोई पूछ ले कि सर माध्यिका बताओ, तो फिर माध्यिका की परिभाषा ये हो जाएगी कि शीर्ष से सामने वाली भुजा की मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका। ठीक है, तो केंद्र की परिभाषा क्या आई? माध्यिकाओं का कटान बिंदु। माध्यिकाओं माध्यिकाओं का कटान बिंदु। ये प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा गया है ये प्रश्न कि केंद्रक है ऑप्शन ए लंबों का कटान बिंदु ना, कोण अर्धकों का कटान बिंदु ना, हाँ? और शीर्ष लंबों का कटान बिंदु ना, माध्यिकाओं का कटान बिंदु हाँ। तो केंद्रक है माध्यिकाओं का कटान बिंदु। और मैं पूछूं माध्यिका क्या है सर? कि माध्यिका शीर्ष से सामने वाली जो भुजा है उसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो वो माध्यिका कहलाएगी। आ गई होगी बात आपके समझ में। ठीक है, केंद्र की चल रहा है। अब आगे और चलिए, केंद्रक में ही क्या पढ़ेंगे। अभी अभी मैंने कहा, वापस एक बार देख लेंगे कि ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में मैंने कहा कि माध्यिका शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। और ये माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहेंगे? केंद्रक। अब मैंने क्या कहा था आपसे शुरुआत में? मैंने क्या कहा था अभी अभी कि ज्यामिति में जो दिखता है वो होता है, यानी कि हाथ की सफाई काम करेगी। हाथ की सफाई से चित्र अगर आपने बढ़िया बना दिया तो आधी से ज्यादा चीजें वहीं क्लियर हो जाएगी। अब थोड़ा समझिए क्या है मामला। जैसे मैं कहूं कि ये एक तो ये लाइन है, ठीक है, और एक लाइन है ये वाली, क्योंकि माध्यिका थी ये, और ये माध्यिकाओं को ये जो बिंदु है जिसका नाम क्या है? केंद्रक, ये दो भागों में बांट रहा है। अब आप मुझे बताओ ये जो माध्यिका है जिसका मैं नाम दे देता हूँ, ये मान लेता हूँ ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, तो ये हो जाएगा डी, और ये बिंदु मैं मान लेता हूँ ओ। तो मैं कहूँ ए ओ, ध्यान समझना, ए ओ और ओ डी, इन दोनों में अगर मैं देखूं तो देखो ओ डी तो ये है, मैं थोड़ा सा अगर अंदाजा लगाऊं, ओ ए ओ डी तो ये है, इतना सा ओ डी तो, और ये है एक, और ऐसा लग रहा है दो, यानी कि चित्र से ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर गुरुजी, क्या चित्र से क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये अगर 10 सेंटीमीटर की है तो ये ऐसा लग रहा है कि 5 ही हो, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 50 लग रहा है, ये 2 है तो ये 1 लग रहा है, यानी कि अगर ये ऊपर वाली 10 है तो नीचे वाली 5 लग रही है, ऊपर वाली अगर 60 है थोड़ी देर के लिए तो नीचे वाली 30 लग रही है, यानी ऊपर वाली अगर 2 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली 1 सेंटीमीटर लग रही है। तो बात भी यही है कि ये 2 अनुपात 1 में ही होती हैं। आप इनको देख लो, 10 को 5 का अनुपात बनाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, अनुपात यही बनेगा। तो ये एक चीज, एक पॉइंट और क्लियर हो गया क्या, कि सर ये माध्यिका तो पूरी है, लेकिन माध्यिका का जो ये केंद्रक है ना, इस माध्यिका को 2 अनुपात 1 में बांटता है। किस में बांटता है? 2 अनुपात 1 में बांटता है, यानी कि ऊपर का टुकड़ा 2 और नीचे का टुकड़ा 1। ये भी ध्यान रखें कि शीर्ष वाला जो टुकड़ा है वो 2 होगा और आधार वाला टुकड़ा 1 होगा। समझ में आई कि नहीं आई? माध्यिका केंद्रक 2 भागों में बांटेगा, ऊपर का टुकड़ा अलग, नीचे का टुकड़ा अलग, ऊपर का टुकड़ा 2, नीचे का 1। कुछ आई क्या समझ में भाई? हाँ या ना?
फिलहाल बस इतना याद रखेंगे और हम इतना ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ा मैंने शुरुआत में, फिर मैं बता देता हूँ। केंद्र 4 प्रकार के, जिसमें से हम पहली चीज उठाई थी केंद्रक। और केंद्रक में मैंने ये कहा कि केंद्रक में एक शब्द आता है माध्यिका। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं वो माध्यिका कहलाती है। और ये 3 माध्यिकाओं के जो कटान बिंदु है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक। और ये केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ऊपर का टुकड़ा 2 शीर्ष वाला, नीचे का टुकड़ा 1। बस इतना ही पढ़ेंगे इसमें, किसमें, केंद्रक में। ये अभी खत्म नहीं हुआ है मामला, अभी इसमें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, इसी में बहुत गजब गजब के क्वेश्चन बनेंगे, चिंता मत करो। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए, बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे। दूसरी चीज, अब जरूरी नहीं है कि आपने जो सीक्वेंस आपने डाली है वहां कि लंब केंद्र परिकेंद्र भाई उसी सीक्वेंस में पढ़ा है। मैं आगे पीछे हो सकता हूँ, क्या पता मैं लंब केंद्र पहले पढ़ा दूँ परिकेंद्र बाद में पढ़ा दूँ। तो उस पर ज्यादा वो गौर मत करना, पढ़ने तो चारों ही हैं, जिसमें से एक मैंने खत्म कर दिया, दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि कौन सा आसान रहेगा, मतलब पढ़ाने के लिए, जिससे कि लिंक करने में दिक्कत नहीं हो आपस में। कोई दिक्कत नहीं, कोई सही पढ़ लो। अंत केंद्र पढ़ लेते हैं पहले, ये सही रहेगा आपके लिए। अंत केंद्र, ध्यान से समझना। अंत केंद्र में क्या है मामला, समझिए। पहले मैं देसी परिभाषा इसकी बता देता हूँ, जिससे तुमको समझने में दिक्कत नहीं हो। देसी परिभाषा क्या है, देखो, थोड़ा ज्यामिति टॉपिक है, इसको जितना मजा लेके पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ध्यान रखना। तो बिल्कुल मजे लेकर के पढ़ें। समझिए अब क्या है। 10th क्लास सभी बच्चे पढ़ के आए हैं, 10th क्लास पढ़ के आए हैं, सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि आपने 10th क्लास की एग्जाम भी दी होगी गणित में। और एक गणित में एक बहुत ही फेवरेट प्रश्न आता था 3 नंबर का। मेरे टाइम 3 नंबर का आता था, अब पता नहीं तुम्हारे टाइम का क्या सिस्टम था। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता था शानदार। क्या आता था कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए, जिसकी भुजा फलानी इतनी फलानी इतनी फलानी इतनी। साथ के साथ रचना भी लिखिए। क्या लिखिए, रचना। ये 3 नंबर डिवाइड होते थे। अगर आप चित्र बनाएंगे ढंग से तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने उस चित्र को कैसे बनाया, रचना, तो वो 1 नंबर। इस प्रकार 3 नंबर मिलते थे। कई जगह टीचर इतने ज़्यादा, क्योंकि 10th क्लास में हर कोई पढ़ाने लग जाता है, तो वो अधूरा ज्ञान दे देते थे। वो ये कहते थे बेटा अगर पूरा करोगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपसे चित्र नहीं बने तो कम से कम रचना तो लिखी आना, जो 1 नंबर मिल जाएगा। अब उनसे ये पूछो, या तो ये वो वाली बात हो गई कि किसी इंजीनियर ने ठेका ले लिया पुल बनाने का, पुल बनाया नहीं, और कागजों में दे रहा है कि मैंने पुल में इतने पिलर लगाए, मैंने फलाने लगाए। अब दुनिया, ये सरकार गई भाई तूने ये इतने पिलर लगाए, इतनी सीमेंट रोडी लगाई, लेकिन है पुल कहाँ है। और अगर पुल ही नहीं है तो फिर रचना बेकार। तो कई बच्चे रचना लिख करके बोले यार 1 नंबर तो रचना में आ जाएगा। अरे भाई जब तुमने चित्र ही नहीं बनाया तो रचना का नंबर कैसे दे देगा तुमको। तो इसलिए ये चीजें, तो रचना वचना का ऐसे नहीं, ठीक है। चित्र बनाओ, चित्र बनाने के बाद फिर रचना लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे।
इस चीज से वो चीजें बहुत लिंक जुड़ी हुई है और आज बहुत गजब की चीज आपके समझ में आएगी। जैसे कि वो प्रश्न में क्या करता था, जैसे कि कोई भुजा दे दी तीन, जितनी भी ये भुजा दे दी तीन, तो उन तीनों भुजाओं से क्या होता था मैं बताऊं, देखो समझिए। जैसे कि मैंने ये कहा कि एक मैंने 6 सेंटीमीटर ले ली, एक 7 सेंटीमीटर ले ली और एक 8 सेंटीमीटर ये भुजा ले ली, ये भुजा ले ली, प्रश्न में दे दी। थोड़ा समझना, बहुत ही मजा आने वाला है। 6 सेमी, 7 सेमी और 8 सेमी, ये तीन भुजा दे दी कि चित्र बनाओ, त्रिभुज बनाओ। और ये चीज आपके अगर मान लो सपोज कि आप किसी स्कूल में पढ़ाने लग गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी से देखो चीजें क्लियर होंगी, देखना मजा आएगा आगे। तो ये चीज पहली चीज है कि प्रश्न दे दिया कि 6 सेमी, 7 सेमी, 8 सेमी त्रिभुज की रचना करो। अब कई बच्चे जो, अब जो अच्छी क्वालिटी के बच्चे होते हैं, जो टंट क्वालिटी के बच्चे होते हैं, उनमें बस अब यहाँ अंतर आता है। टंट और सुपर क्वालिटी जो होती है, उन दोनों में अंतर टीचर विभेद करता है। क्योंकि अगर टंट को तो टंट ही पढ़ाता है, इसलिए टंट हो गया वो। और एक अच्छा टीचर पढ़ लेगा तो एक अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा। अगर ये चीज अगर इस टीचर ने बढ़िया तरीके से पढ़ाई होती तो आज ये दिन नहीं होते। थोड़ा समझिए, त्रिभुज की रचना कैसे करेगा वो? 6 सेमी, 7 सेमी, 8 सेमी में से सबसे बड़ी भुजा पकड़ेगा। बड़ी भुजा कौन सी है? 8। 8 सेंटीमीटर भुजा लेकर के, वो फुटा जानते हो स्केल, एक फुटे से ऐसे ये खींच दी मैंने, कितनी सेंटीमीटर, थोड़ी देर के लिए मान ली 8 सेंटीमीटर। फुट्टे से खींच सकते हैं आराम से, 8 सेमी खींच दी। अब बच्चा क्या करेगा, फुट्टा ही लेकर के 6 सेमी इधर खींच देगा, फुट्टा लेकर के अब 7 सेमी इधर नहीं बैठेगी गारंटी से। ऐसे चित्र बनाओगे 0 नंबर मिलेगा। चित्र बनाने की स्टाइल बता रहा हूँ जिससे पूरे नंबर मिले। हालांकि तुम्हारे नहीं है सिलेबस में, लेकिन इससे क्या की चीजें लिंक होगी और याद करने की दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा समझना। बड़ी बड़ी भुजा ले ली 8 सेमी। फिर आप क्या लेंगे, प्रकार जानते हो? प्रकार बचपन में वही हथियार होता था हमारा, लड़ाई करते थे, यूं पकड़ते थे, यूं धै धै, मतलब वही हथियार होता था बचपन में हमारा, प्रकार। ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स, जिसे ग्राम की भाषा में, गांव की भाषा में ड्राम बॉक्स बोलते हैं, वो उसमें कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे आते थे, कई चीज ऐसे आती थी जो बच्चों को आज तक पता नहीं कि इसका उपयोग क्या है। उसमें एक तो प्रकार को तो फिर भी जानते हैं कि गोल गोल बनाने में, वृत्त बनाने में काम आता है, लेकिन एक एक और आता था, दो सूल वाले, दो पैना पैने होते थे वो। बच्चों को आज तक पता नहीं कि ये क्या काम के लिए, वो तो बस वो हथियार लड़ाई में काम में लेते थे, फिर वो कुछ तो काम में ले, ड्राम बॉक्स में दे दिए तो। एक तो वो, दूसरा एक आता था वो, एक चांदा। डू यू नो चांदा? मतलब जिसको डी बोलते हैं, चांदा कौन बनाने के लिए, वो ऐसे करके वो भी चलो ठीक है काम, वो तो टीचर बताते थे अगर भैया ये काम आता है। लेकिन दो ऐसे और आते थे, ऐसे जिसके बीच में ऐसे छेद होता था, ऐसे देखे होंगे आपने वो। कई बच्चों के आज तक समझ में नहीं आया गुरुजी ये देते क्यों हैं और इनका नाम क्या है। ऐसे दो आते थे, दो। तो मैं बता दूं आपको, ये जो आते थे इनको सेट स्क्वायर बोलते थे। क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर। और ये सेट स्क्वायर, इनका जो उपयोग है वो क्या होता है, मैं आज आपको बता दूंगा सारी चीजें, चिंता मत करो। कोई भी चीज फालतू नहीं देगा कोई भी आपके ड्राम बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में। ठीक है, अब देखो अभी क्या है। प्रकार लिया, प्रकार में रूल अगर उसका बुल टूल कस लो। अब फिर आप 6 सेमी या 7 सेमी, क्योंकि 8 तो मैंने ले लिया, 6 या 7 सेंटीमीटर में से फुट्टे में लगा करके, स्केल में लगा के 6 सेमी का चाप भर लो उसमें, ऐसे फिर 6 सेमी नाप करके, और 6 सेमी लगा करके यहाँ प्रकार की जो वो लोहे की नोक है उसको यहाँ लगाओ, और यहाँ लगा करके ऐसे 6 सेमी, मतलब ऐसे यूं चाप काट दो। 6 सेमी का यहाँ प्रकार की नोक टाइप करके ऐसे चाप काट दो, काट दिया। अब क्योंकि 6 सेमी का हमने चाप काट दिया, 8 सेमी मैंने यहाँ ले लिया, अब 7 सेमी का चाप लो। तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि 6 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 7 सेमी लेकर के उसको इधर की साइड आ जाओ, और यहाँ प्रकार की नोक रख करके ऐसे थोड़ा सा यहाँ ऐसे काट दो। अब ये जो बिंदु है, इस बिंदु को यहाँ से ऐसे मिला दो और यहाँ से ऐसे मिला दो। ये जो त्रिभुज बना है 8 का, ये 6 सेमी का, ये 7 सेमी, ये परफेक्ट त्रिभुज है। इसके नंबर मिलेंगे आपको। ये त्रिभुज परफेक्ट है।
ये त्रिभुज का रचना हो गई। और फिर इस रचना, अगर वो कहे कि 6 सेमी 7 सेमी 8 सेमी भुजाएं हैं, तो इस त्रिभुज की रचना भी लिखो और बनाओ भी। तो बना तो दिया, रचना लिख दो। रचना में क्या लिखते थे बच्चे? रचना में पहला पॉइंट कि प्रकार में रूल पोई, ऐसे नहीं लिखते। 6 से 8 सेमी की स्केल की सहायता से लाइन खींची, फिर 6 सेमी का चाप काटा, फिर 7 सेमी का चाप काटा, फिर उनको मिलाया, तो इस प्रकार यही त्रिभुज है, मतलब ऐसे। लेकिन 3 नंबर के प्रश्न में ये इतना सा नहीं पूछता था, वो पूछता था कि 6 सेमी 7 सेमी 8 सेमी त्रिभुज की रचना करो, साथ की साथ ही जो मेरा आज का पॉइंट है वो अब आ रहा है, साथ ही अंत व्रत की रचना करो। रचना करो मतलब बनाओ, यानी कि ये त्रिभुज बनाने के बाद इसके अंदर ही अंदर भुजाओं को टच करता हुआ व्रत बनाओ। यानी कि क्लियर, आपका मेरा उद्देश्य जो है वो क्या है कि किसी व्रत, त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के, मैं कहूं कि इस त्रिभुज के थोड़ा समझना, शब्दों पे गौर करना। मैंने कहा कि इस त्रिभुज के अंदर व्रत बनाओ, तो मैंने कह दिया ये लो भाई साहब। बोले ये क्या है? मैंने बना दिया। तुमने यही कहा था कि किसी त्रिभुज के अंदर व्रत बनाओ, तो मैंने बना दिया। मैंने कहा नहीं, थोड़ा और बड़ा, तो और बड़ा तो ये हो गया, और बड़ा तो ये हो गया, और बड़ा अगर मैं कहूं तो ज्यादा से ज्यादा इस त्रिभुज के अंदर जो व्रत बनेगा वो भुजाओं को टच मी टच करता हुआ बनेगा। और तुमने अगर इसमें और ज्यादा टच करने की कोशिश की, अंदर घुसने की कोशिश की, तो फिर मामला बाहर चल जाएगा। फिर इसके लिए ये शब्द उपयुक्त नहीं होगा कि अंतर्व्रत है। नहीं, अंतर नहीं है, ये तो बाहर हो गया मामला, ज्यादा ही घुस गया मामला। समझ में आ रही है बात? तो यानी कि मैं कहूं कि अंतर्व्रत, तो अंतर्व्रत का मतलब भुजाओं को अंदर ही अंदर टच मी, ठीक है, टच करता हुआ, ये अंतर्व्रत हो गया। और इस अंतर्व्रत का जो व्रत है, इस व्रत का जो केंद्र है बेटा, वही अंतर्व्रत का केंद्र या अंत केंद्र कहलाता है। क्या कहा वापस समझिए, त्रिभुज है, उस त्रिभुज के अंदर भुजाओं को टच मी करता हुआ व्रत खींचो, और उस व्रत का जो केंद्र है वो अंत केंद्र कहलाएगा। समझ में आ गई बेटा? लेकिन अब सुनो, अब बच्चे क्या करते थे? त्रिभुज बनाना तो सीख जाते थे, अब फिर क्या करते थे, मैं खुद देखता था क्या करते हैं वो। अंतव्रत की रचना करने के लिए क्या करते थे, अंदाजे से प्रकार की नोक टेकते थे, यहाँ जैसे यहाँ टेक दी। समझ रहे हैं सभी बच्चे? ध्यान दे सभी इधर। प्रकार की नोक अंदाजे से टेकते थे बीच में, बोले यहाँ, और फिर घुमाते थे, इधर लगाते थे प्रकार, इधर तो टच कर जाता था, इधर चल जाता था बाहर। अब भाई अंदाजे से पॉइंट लगाओगे वो तो इधर से टच कर रहा है, इधर से बाहर निकलेगा, और इधर टच कर गया, इधर टच कर गया, तो इधर से बाहर चल जाएगा। ये परफेक्ट नहीं है, ये धमेड़ा लॉजी है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट कहाँ से आया, अभी ऐसे नहीं। तो ये अंदाजे से मत लो, अंदाजे से लोगे तो बाहर ही जाएगा व्रत। आप ये चाहते हो कि भुजाओं को टच करता हुआ बिल्कुल एग्जैक्ट व्रत बने अंदर, तो तरीका समझिए, क्या करेंगे समझिए। यहां पर मैं प्रकार लिया, मैंने वापस प्रकार, और उस प्रकार की मैंने जो जो चाप थी उसको थोड़ा सा छोटा किया, मतलब मैंने प्रकार को इतना खोल लिया लगभग, और उसकी एक नोक यहाँ पे टेकी मैंने, और ऐसे काट दिया छोटा सा। बस अब इसको ना तो ऐसा करने के बाद ना तो चौड़ाना है ना सकड़ाना है, बिल्कुल नो छेड़छाड़। ऐसे करके ये चाप काट दिया, नो छेड़छाड़। फिर वो प्रकार की जो नोक है उसको यहाँ टेको, और फिर यहाँ ऐसे, फिर उसको नो छेड़छाड़, फिर ऐसे करके ऐसे। इसको कहते हैं कोण का अर्धक। इसको इस बिंदु से मिलाएंगे, इस पॉइंट को, तो ये कह रहा है कि कोण का आपने क्या कर दिया, आधा कर दिया बेटा। ये जो लाइन है, ये लाइन कोण अर्धक कहलाती है। कोण का अर्धक मतलब कोण का आधा करने वाली लाइन। क्या आप समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? कोण का आधा करना सीख गए क्या? कैसे करेंगे ये कोण का आधा करना? प्रकार की सहायता से। इसी प्रकार
अब भले ही उसको चौड़ा लो या सकड़ा लो, ऐसे कर सकते हैं आप, लेकिन फिर फिक्स कर लो एक छोटा सा। फिर उसके बाद यहाँ यहाँ रह करके फिर ये काम वही ऐसे कर लो, फिर छेड़छाड़ मत करो, फिर वापस यूं की यूं, फिर ऐसे और फिर ऐसे, मतलब फिर कट लगा दिया ऐसे, और फिर यहाँ से फिर इसको ऐसे मिला दो। कहने का मतलब इस कोण का आधा और इस कोण का आधा, और आप चाहो तो इस कोण का आधा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब इस कोण का आधा करेंगे तो वो भी इधर से ही मिलेगा। तो हमको चाहिए था पॉइंट, तो पॉइंट दो कोण के आधे से ही मिल गया, ये रहा पॉइंट। पॉइंट बी नोटेड मी लॉर्ड। जज साहब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैसे कि मुझे चाहिए था पॉइंट, और पॉइंट दो कोण का आधा जहां काटा वो पॉइंट मिल गया। अब तीसरा भी आप आधा करोगे तो वो भी यही मिलेगा, तो उससे फायदा क्या हुआ, तीसरा क्यों कर रहे हो आधा, एक दो ही बहुत है। कोई से भी दो कोण का आधा कर लो, ये पॉइंट मिल गया, ये हो गया आपका अंतःवृत्त का केंद्र। अब आप यहां से और प्रकार की जो वो है उसको यहां से यहां तक खोल लो, और यहाँ तक खोल करके आंख मीच करके घुमा देंगे तो गारंटी के साथ वेल अप टू डेट एक नंबर का भुजाओं को टच करता हुआ व्रत बनेगा। ना तो इधर से बाहर निकलेगा, ना इधर से ना इधर से, ना छोटा पड़ेगा, ना बिल्कुल फिक्स भुजाओं को टच करता हुआ व्रत बनेगा। और ये जो व्रत बना है ये व्रत अंतः व्रत कहलाता है, और इसका केंद्र जो है ये कहलाता है अंतः केंद्र। अब आप देख लो कि एक चीज के चक्कर में मुझे कितनी कहानी सुनानी पड़ी, क्या है ये तो बात फिक्स है बेटा। और सुनो, किसी चीज को अगर आप टाइम देंगे वो आपकी हो जाएगी। आप इसको टाइम दे रहे हैं, आपकी हो गई, और आप उसको टाइम देंगे तो वो आपकी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप बात, किसको टाइम देने कह रहा हूँ, तो जिसको आप टाइम देंगे वो आपकी घुटने टेक देगी आपके सामने। अब आपने इतना समय दिया तो ये आपका है। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गई ना, ये आपको कोई छापना नहीं है, छापो तो अच्छी बात है, बाकी ये बात ये चीज वो है, इससे तुम्हारा मजबूत होगा बेस कि आप हकीकत में ज्यामिति के ज्ञाता हैं। ठीक है, तो क्या इस पॉइंट से क्या निष्कर्ष निकला कि मैं ये कहूं कि सर अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र का मतलब मैं एक कीवर्ड दूंगा आपको, अंतः केंद्र का मतलब कि गुरुजी जो कोण दे रखे हैं उन कोण का आधा 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 जहां मिलेगा वही अंतः केंद्र होगा। समझ में आ गया, खत्म मामला अंतः केंद्र की परिभाषा। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र की परिभाषा लिखो, कोण अर्धकोण कोण अर्धकोण का कटान बिंदु, बस खत्म है। कोण अर्धकों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, कोण अर्धकों का कटान बिंदु क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र। जैसे जैसे ये मामला है, यानी कि ये कोण मान लो 50 डिग्री है थोड़ी देर के लिए, ये कोण 60 डिग्री है, और ये कोण ऐसे मन मर्जी से मत मान लेना 70 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 बिठाना होता है, तो आप देख लो 180 हो रहा है, जोड़ के देख लो आप, 50 60 और 70 को जोड़ेंगे तो 180 होगा। ठीक है, और 50 60 70 180 हो रहा है, तो यहाँ पर इस कोण का आधा, तो इस कोण का आधा आधा अगर करेंगे इसका मतलब 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर, क्योंकि 60 है ना, तो 60 का 30 इधर 30 इधर, और इसी प्रकार ये 70 है तो 70 का आधा आधा ऐसे, तो 35 इधर 35, यानी कि 60 का 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर, 70 है तो 35 डिग्री इधर और 35 डिग्री इधर। ये दो इसलिए क्योंकि आपको बिंदु चाहिए था, मिल गया बिंदु। अगर आप चाहो तो 50 का आधा 25 25 कर सकते हैं, ऐसे 25 डिग्री ये 25 डिग्री ये, और ये जो बिंदु मिला है ये क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। क्योंकि इसको टच, इसको केंद्र मान करके व्रत खींचेंगे तो वो अंतःव्रत होगा ऐसे।
समझ में आ गया होगा सबके शायद। ठीक है बेटा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो बुक है ना बेटा, बुक ज्यामिति का चैप्टर खोलना, उसमें ये सारी चीज़ लिख रखी है मैंने। आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक रफ लेकर के, कॉपी लेकर के उसमें लिखते हुए पढ़ो, जिससे गजब का समझ में आएगा। आलस्य मत फैलाओ, ठीक है। आ गई बात समझ में? ये आपका अंत केंद्र हो गया। अब अंत केंद्र के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा समझिए। अंत केंद्र अभी खत्म नहीं हुआ भाई, ठीक है, अंत केंद्र चल रहा है अभी। ये त्रिभुज है आपका, मान लो ये कोण मैंने मान लिया 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री। अच्छा एक चीज और, मैं ज्यादातर जो एग्जांपल लेकर के बताऊंगा वो ये त्रिभुज लेकर के बताऊंगा, 50 60 70, क्योंकि इस त्रिभुज की खासियत ये है कि इसका तीनों कोण 180 बैठ रहा है। ये तो होगा ही, खैर वो तो लेना ही पड़ेगा मजबूरी से। और एक चीज ये है कि ये थोड़ा अलग अलग है, 50 60 70 लगभग अलग अलग है। तो परीक्षा में तो कुछ भी आ सकता है, वो तो जब हम प्रश्न करेंगे बहुत सारी, चिंता मत करो। लेकिन आप ये मत सोचना कि गुरु जी के पास और कोई उदाहरण ही नहीं है कि 50 60 70 ही ले रहे हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं यही लेके समझाता हूँ हर चीज, जिससे क्या है कि आगे अंत केंद्र परिकेंद्र लंब केंद्र में आप अंतर स्पष्ट कर पाएंगे कि यही कौन उसमें था लेकिन उसमें आंसर लगाया था। ठीक है, तो पहले तो रिलैक्स हो जाइए। अब तक क्या पढ़ा समझ में आ गया सबके? अब अंत केंद्र ही चल रहा है, कई कईयों को पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है, अंत केंद्र ही चल रहा है अभी। दूसरी चीज अंत केंद्र में समझिए अब क्या है। एक बात मुझे बताओ, समझना, ये कोण कितना है? पूरा 50 है। और ये कोण कितना है टोटल? सर ये 60 है। और ये कोण कितना है? सर 70 है। अब मैंने क्या किया कि सर इस कोण का आधा, यानी कि आधा का मतलब हम समझ गए, कोण अर्धक का मतलब 25 डिग्री, और ये भी 25। अब मैं बीच में रुक करके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बता रहा हूँ भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे, अटेंशन प्लीज। क्या सभी का ध्यान यही है? और यार आगे से मैं काला दिखता हूँ, इधर गोरा दिखता हूँ, काला तो काला ही दिखेगा, गोरा थोड़ी दिखेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे मजाक कर लेता हूँ आपको हंसाने के लिए बीच बीच में, क्योंकि आप ऑनलाइन दूर दराज पता नहीं कहाँ कहाँ से आप पढ़ रहे हैं, इसलिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आपके गणित समझ में आती रहे, इसलिए मैं थोड़े बहुत ऐसे इधर उधर की बातें कर लेता हूँ, थोड़ा समझना। ये त्रिभुज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस त्रिभुज के ये कौन है, और ये कौन के बीच में से ये लाइन जा रही है। बस हम गांव के देसी बड़द आदमी, हमको कुछ नहीं, बस एक चीज, कई बच्चे क्या करते हैं गणित में इसलिए कमजोर होते हैं, या फिर कई बच्चे इसलिए वो होते हैं कि वो अपनी मन मर्जी की चीजें, मन मर्जी की चीजें वो अप्लाई कर देते हैं। मैंने क्या कहा कि सर ये त्रिभुज है, और ये कौन है, और ये बीच में से मैंने लाइन खींची। अब मैंने कहा ये कौन आपका 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 70 डिग्री है, ये बताओ। बोले बस इतनी सी बात बोले 50 तो आधा 25, बस यही सबसे बड़ी बात है। तुमसे किसने कह दिया कि ये कौन अर्धक है? बच्चों के बस गणित में बस यही है, त्रिभुज बनाया, बीच में होकर के लाइन गई, बस बस बीच में होकर लाइन गई तो बस आधा आधा करे। यही सबसे बड़ी बात है कि किसी कोण के बीच में होकर लाइन जा रही है तो इसका मतलब यही थोड़ी कि आधा आधा है। मैं घर से बाहर निकला तो जरूर थोड़ी कोचिंग ही जा रहा हूँ पढ़ाने, क्या पता मैं कहीं WTP OTP क्या कहते हैं इधर जयपुर में, WTP GT टावर वहां जा रहा हूँ, क्या पता। वही बात इधर गणित में ये है कि बीच कोण में से अगर कोई लाइन जा रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी कोण है आधा आधा। जब तक वो कहे नहीं कि कौन अर्धक है, तब तक नहीं। जब तक मैं ये नहीं कहूँ कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तब तक ये मत सोचो कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ। समझ में आ रही बात? पता नहीं मैं WTP जा रहा हूँ, क्या पता मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, क्या पता मैं चेन्नई जा रहा हूँ। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए समझ में आ गया। अब देखो इधर, ये देखो क्या है मामला। क्या कह रहे हैं सोनू मल्होत्रा जी? सर एंगल बाइसेक्टर सेम पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट क्यों करते हैं? बेटा देख, एक तो सबसे बड़ी बात ये अंग्रेजी में मत लिखो तुम,
ये एंगल बाइसेक्टर सेम पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं। देखो अंग्रेजी तो मेरे को नहीं आती, आप इस लाइन को शुद्ध हिंदी में कन्वर्ट करो और फिर गारंटी से मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। किसी बच्चे ने कमेंट भेजा है, ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे समझ में नहीं आया आपका, ठीक है। शुद्ध हिंदी में, हालांकि एंगल बाई सेक्टर कौन अर्धक को कहता है इतना तो मुझे आता है। और क्या कहा इन्होंने, सेम पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट, पता नहीं जाने क्या क्या कह रहा है। आप मतलब शुद्ध हिंदी में लिखें फिर बताते हैं आपको, है ना भाई, शुद्ध हिंदी में, क्योंकि मैं एक हिंदी का टीचर हूँ। शुद्ध हिंदी इंग्लिश तो मेरे को आपने देखा कि बहुत तगड़ी आती है, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो शुद्ध हिंदी में लिखें फिर बताते हैं आपको, ठीक है बेटा। अब देखो इधर भाई, यहाँ पे देखिए ये 25 डिग्री और ये 25 डिग्री, क्यों? क्योंकि मैंने ये कहा है कि ये 50 डिग्री का आधा इधर है और आधा इधर, आधा इधर और आधा इधर। जब मैंने इसके बारे में कह दिया कि सर ये कोण अर्धक है, तो कोण अर्धक का मतलब आधा इधर और आधा इधर, ठीक है भाई, आवाज आ रही है ना प्रॉपर, ठीक है। इसी प्रकार सर 60 डिग्री का आधा, 60 डिग्री का आधा तो 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर, 60 का आधा 30 इधर 30 इधर। इसी प्रकार सर 70 का आधा, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 70 का आधा सर 35 डिग्री और 35। अब आ रहा है पॉइंट काम का भाई, ध्यान से समझेंगे। मैं डिग्री नहीं लगा रहा, कई बच्चे कहीं गुरुजी आप तो आपको गणित ही नहीं आती, बोले 25 है क्या, क्या है 25 डिग्री लगाओ। तो ये ऐसी वाहियात बातें ना करें मेरे पास, ठीक है ना। मुझे पता है कि डिग्री लगता है, लेकिन अब इधर जगह नहीं है तो चलता है मामला। तुमको पता है कि यहाँ पैसे की तो बात कर नहीं रहा, कौन ही आएगा डिग्री में, ठीक है, डिग्री। अब देखो इधर ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। 50 का कोण अर्धक, 25 इधर 25 इधर, 60 का आधा इधर 30 इधर 30 इधर, और 70 का आधा 35 इधर 35 इधर। और देखो ये 50 60 और 70 को जोड़ो आप, 50 60 70 जोड़ो, देखें कितना आता है सर 180। क्यों आया 180? क्योंकि सर त्रिभुज है इसलिए। लेकिन मैंने एक चीज समझना समझना, मैं एक त्रिभुज, ये देखो ये लाइन दिख रही है क्या, एक बार चेक करो भाई टेक्निकल टीम, ये लाइन बोर्ड पे अच्छी तरीके से दिख रही है क्या बच्चों को, दिख रही है? अब देखो नीचे का ये जो मैंने बनाया है सर, इसने आपका क्या बिगाड़ा है, ये भी तो त्रिभुज है। मैंने कहा हाँ यार ये भी त्रिभुज है, और त्रिभुज कैसा ही हो, चाहे आड़ा पड़ा हो, ऐसे डकरा रहा हो, है, चाहे लंबा खड़ा हो, मतलब लंब त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ध्यान रखना। अब जैसे ये त्रिभुज है जो मैंने डार्क ज्वाइन किया है, ये वाला मतलब अलग कलर से, ये भी तो त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताइए 180, जिसमें से ये कोण कितना डिग्री है बताओ, बोलो सभी बच्चे, बोलो बोलो सभी, 35 डिग्री। ये कितना डिग्री है बेटा सर, 30 डिग्री है। अब ये 35 है, ये 30 है, तो 35 और 30 जोड़ो बेटा, 35 और 30 65 डिग्री, 35 और 30 65 डिग्री हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है सर, 180 डिग्री। 180 में से 65 अगर मैंने घटाया, 10 में से 5 गए तो 5, 115 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी कि बाकी का ये जो कोण है सर, ये वाला कोण, ये कोण 115 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। ये आपसे जनता जवाब चाहती है कि ये 115 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। क्या आपका ध्यान सबका यही है, ये कोण 115 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? कैसे? क्योंकि ये 35 है, ये 30 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 करना है। 180 करने के लिए ये 35 ये 30, तो ये 115 होना पड़ेगा, तब जाके 180 होगा। अब यही प्रश्न पूछता है फिर एग्जाम में, प्रश्न आता है कि 50 60 ये ऐसे कौन है, और केंद्र जो है आपका क्या है, अंत केंद्र है, और अंत केंद्र है तो ये कौन बताओ, ये वाला, ये 50 है तो ये फिर ऐसे ऐसे करके 115। अब सुनो मेरी बात, ये ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, इतना बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा समझना। इस 115 को मैंने क्या किया है, पोस्टमार्टम किया, थोड़ा समझना। यहाँ से थोड़ी मेरी मेहनत आपको इस पास झलकेगी। ये 115 डिग्री है, इस 15 डिग्री 115 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर 90 में, अगर मैं, आप ही बताओ 90 में मैं क्या जोड़ू कि 115 आ जाए, बोलो 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 सभी। सर 25,
90 में अगर मैं 25 डिग्री जोड़ दूं तो सर 90 में 25 डिग्री जोड़ते ही 115 आ जाएगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ, 90 में 25 जो ये आया है, तो ये 25 कहीं ना कहीं ये तो नहीं है ये टुकड़ा? यानी ऊपर जो 50 डिग्री है, उस 50 डिग्री का आधा 25 90 में जुड़ करके ये आ रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है सर, लेकिन थोड़ा इधर देखते हैं, देखें इस वाले त्रिभुज में देखते हैं। कौन से त्रिभुज में? ये वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? ये वाला। ये लाइन दिख रही है क्या टेक्निकल टीम? ठीक, ये वाला त्रिभुज देखते हैं मान लो, या फिर वाइट ही ले लेते हैं थोड़ा। ये लो साहब, ये जिग जैग तरीके से डिजाइन, ये वाला त्रिभुज देखो सर। इसमें 25 ये है, 35 ये, 25 और 35 जोड़ेंगे तो 60 डिग्री हो गया। और 180 अगर करना है तो सर फिर ये 120 डिग्री होगा। 120 और 25 और 35 जोड़ेंगे तो 180 होगा। लेकिन अगर ये 120 के अगर मैं टुकड़े करूं, मतलब 90 में मैं क्या जोड़ूं कि 120 आए, तो आप कहेंगे सर 90 में तो 30 जोड़ो आप। 90 में 30 जुड़ करके 90 में 30 जुड़ करके 120 आएगा। देखो देखे तो देखो 60 था, और 60 का आधा टुकड़ा 30, और 90 में 30 जुड़ के 120 आ गया ये। और इसी प्रकार अब आप समझ गए होंगे सर ये कोण कितना होगा। 90 में कितने जोड़ू? 35, और 90 में 35 जोड़ूंगा तो ये आएगा सर कितना? 125। कितना आएगा? 125। ये कैसे आया? ये आया 90 प्लस 35। 90 प्लस 35 का मतलब 90 में 35 एक टुकड़ा जोड़ो। यानी कि आप समझ गए होंगे क्या कि 90, ये कोण अगर आपको पता है 50 है तो आधा आधा 25 25 इधर 90 में जोड़ दो। ये पता है 70 तो आधा आधा 35, तो ये 90 में जोड़ दो। ये पता है 60 आधा आधा 30, ये 90 में जोड़ दो। ये है, और परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। आ गई होगी बात आपके समझ में? इस प्रकार आपका ये अंतः केंद्र फिनिश होता है। अब मैं प्रश्न पूछता हूँ आपसे, ये चीज आप छाप लेना सभी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं बाद में, ठीक है? अब देखो भाई, प्रश्न पूछता हूँ आपसे, अब थोड़ा समझना। ये ये त्रिभुज है, और मैंने दे दिया इस त्रिभुज एबीसी में अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कौन सा केंद्र? अंतः केंद्र, यानी समझ गए होंगे। यानी कि मैंने ये कोण दे दिया, मान लो थोड़ी देर के लिए ये कोण दे दिया मैंने 40 डिग्री, और ये कोण दे दिया मैंने 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा फिर 180 करने के लिए 80 डिग्री। देखो देखिए एक बार, 40 और 60 100 और 80 180, ठीक है? अब थोड़ा समझना, मैंने ये कह दिया ये केंद्र कौन सा है? अंतः केंद्र है। पॉइंट बी नॉट, ये केंद्र कौन सा है? अंतः केंद्र। और यहां से ऐसे ऐसे और ऐसे मिला दो, क्योंकि ज्यादा तोल से तोल के चित्र मत बनाओ ज्यादा, ठीक है? ये केंद्र कौन सा हो गया? अंतः केंद्र है ये केंद्र कौन सा है? अंतः केंद्र। अब आप समझ गए होंगे सारी चीज। अब सारे जितने कोण आपको दिख रहे हैं छाप दो। कैसे? 40 है तो सर 20 ये, 20 ये, और ये क्या होगा बताओ जल्दी? सर ये 20 है तो 90 प्लस 20। अब आपको पता है 90 प्लस 20 110 होता है, तो 110 लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिखते रहना। 60 है तो ये कितना? 30, और ये कितना? 30। लेकिन ये कितना सर? 90 प्लस 30। ये 80 है तो ये कितना? 40, और ये कितना? 40, तो ये कितना सर? ये 90 प्लस 40। ये 90 प्लस 40, 90 प्लस 40, ठीक है? अब एक चीज और मैं बताने भूल गया पीछे त्रिभुज में। किसी बिंदु के, ये बिंदु है, इस ध्यान समझिए, ये बिंदु है, इस बिंदु के चारों तरफ पूरा अगर मैं घूम जाऊं, ये कितना डिग्री घूमा सर? पूरा घूमने का मतलब होता है 360 डिग्री। यानी कि किसी बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री का कोण होता है सर? 360 डिग्री का कोण होता है। अब आप मुझे बताओ, ये बिंदु दिख रहा है आपको, और इस बिंदु के चारों तरफ कोण 360 डिग्री होना चाहिए। एक बार जोड़ करके देखो, 120 115 और 125 को जोड़ो आप, 100 200 300 25 15 और 20 जोड़ेंगे 360 हो रहा है।
और इसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 120 90 मतलब 110, ये 120 और ये 130 जोड़ेंगे तो 360 होगा। इस बिंदु पर सारे कोण कितने होंगे? 360 डिग्री होंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अंत केंद्र में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, कुछ भी पूछे आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था वो मैं अगली क्लास में रिवाइज करा दूंगा। तो मैंने दो केंद्र पढ़ा दिए, एक तो केंद्रक पढ़ा दिया और एक पढ़ा दिया अंत केंद्र। अगली क्लास में दो और पढ़ लेंगे, चारों हो जाएंगे। और फिर उससे अगली क्लास में हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे करना। ठीक है, कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। क्योंकि अभी तो तुमको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि अभी एक ही पढ़ा है। अभी नियम आएंगे लंब केंद्र के, परिकेंद्र के, तो परिकेंद्र घुसेगा अंत केंद्र में, अंत केंद्र घुसेगा परिकेंद्र में। तो इसलिए बी केयरफुल। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद, शुभ रात्रि।